जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तैयारी के भौकाल महोत्सव में ग्रुप डी 2018 शिफ्ट वाइज साइंस क्वेश्चन डिस्कशन में 13 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए सभी साइंस क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने 13 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग 13 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी बात करेंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा ही हलवा टाइप सवाल सा आपसे पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु का त्वरण इसके डैश में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। ऑप्शन है वेग, दूसरा ऑप्शन है बल, तीसरा ऑप्शन है संवेग और चौथा ऑप्शन है विस्थापन। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि किसी भी वस्तु का जो त्वरण होता है वो उसके डैश में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन होता है। आप क्या कहते हैं कि गुरुजी अगर हम लोग बात करते हैं त्वरण की तो हम सभी क्या कहते हैं? हम सभी कहते हैं कि गुरुजी त्वरण इक्वल टू होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय। और हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण बोला जाता है और इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ए से। और हम लोग एज अ फॉर्मूला कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो आप कहते हैं कि गुरुजी v - u/t से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम लोग कहते हैं कि गुरुजी a इक्वल टू होता है dv/dt, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे कोई ये पूछ ले ये बताओ कि त्वरण का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो आप सभी कहेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जिसको हम लोग ms⁻² के रूप में भी लिख सकते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में बल भी दिया हुआ है, तो मेरे मित्र कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहते हैं ma होता है, यानी कि वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है? आप कहेंगे बल कहलाता है। आप कहेंगे कि सर जी हमारे ऑप्शन में संवेग भी दिया हुआ है, तो मेरे मित्र संवेग के लिए हम लोग फार्मूला क्या लिखते हैं? आप कहते हैं mv लिखते हैं, यानी कि वस्तु का द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल है वो क्या कहलाता है? आप कहेंगे संवेग कहलाता है। और ध्यान में रखिएगा कि संवेग में परिवर्तन की दर को भी हम लोग क्या कहते हैं? बल कहते हैं। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? आप कहेंगे बल कहलाती है। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में विस्थापन भी दिया हुआ है, तो कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सभी कहेंगे कि दो बिंदुओं के बीच में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी ही क्या कहलाती है? आप कहेंगे विस्थापन कहलाती है। और ध्यान में रखेंगे कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। विस्थापन क्या है? आप कहेंगे सदिश राशि है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि ओम के नियम के अनुसार डैश एक स्थिरांक है। ऑप्शन है v/i, दूसरा ऑप्शन है v+i, तीसरा ऑप्शन है v×i और चौथा ऑप्शन है i/v। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि ओम के नियम के अनुसार आपके इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक स्थिरांक है, यानी कि कांस्टेंट है। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी हम लोगों को अच्छे से मालूम है, हम लोग जब भी बात करते हैं ओम्स लॉ की तो क्या कहते हैं कि ओम नामक वैज्ञानिक ने किसी परिपथ से बहने वाली धारा और विभवांतर के लिए क्या दिया था? एक नियम दिया था, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ओम्स लॉ कहते हैं। और क्या कहा इन्होंने बताया कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, स्थिर रखा जाए, तो किसी परिपथ से जो बहने वाली धारा होती है वो विभवांतर के समानुपाती होती है, यानी कि v समानुपाती क्या होती है? I होती है। और जब इस प्रोपोर्शनल साइन को आप हटाते हैं तो क्या कहते हैं कि गुरुजी v इक्वल टू जो है वो IR हो जाता है, यानी कि इस प्रोपोर्शनल साइन के बदले आप क्या ले आते हैं? तो गुरुजी R ले आते हैं। और R इक्वल टू क्या होता है? आप कहते हैं कि गुरुजी v/i होता है। R को क्या बोला जाता है? तो आप कहते हैं ओम्स लॉ कांस्टेंट बोला जाता है। R को क्या बोला जाता है? ओम्स लॉ कांस्टेंट बोला जाता है, यानी कि ओम के नियम का स्थिरांक बोला जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी चूंकि R जो है वो प्रतिरोध है और इसके लिए हम लोग कहते हैं कि ये v/i के बराबर होता है, तो जाहिर सी बात है कि v/i जो है वो क्या है? आप कहेंगे ओम्स लॉ का कांस्टेंट है, यानी कि स्थिरांक है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा? आप कहिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन आपका दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला तो आपसे सीधे सीधे पूछ लिया गया
इन चारों में से कौन सा ओम्स लॉ का स्थिरांक है? तो आपने क्या बोला कि जो V/I है वो ओम्स लॉ का स्थिरांक है। दूसरा आपका ऑप्शन क्या रह सकता है? तो दूसरा ऑप्शन आपका सिर्फ और सिर्फ R रह सकता है, वहाँ पे V/I नहीं होगा। तब आप उस केस में क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि गुरुजी वास्तविक रूप से ओम्स लॉ का कांस्टेंट तो प्रतिरोध ही होता है, लेकिन ये प्रतिरोध किसके बराबर है? तो V/I के बराबर है। इसलिए हमने इस क्वेश्चन के लिए किसको आंसर टिक कर दिया? V/I को। लेकिन अगर हमारे ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ R दिया हुआ रहे और कुछ नहीं दिया हुआ रहे तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो प्रतिरोध है वो ओम के नियम का क्या है? नियतांक है, यानी कि कांस्टेंट है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि घरों, उद्योगों इत्यादि में उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। आपका ऑप्शन है किलोवाट घंटा में, दूसरा ऑप्शन है किलोवाट मिनट में, तीसरा ऑप्शन है किलोवाट में और चौथा ऑप्शन है किलोवाट सेकेंड में। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी घर हो या फिर कोई हमारा उद्योग हो, इन सभी जगहों पे जहाँ पे भी विद्युत ऊर्जा उपयोग लाई जाती है तो उसको किस में व्यक्त किया जाता है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी उसको यूनिट में व्यक्त किया जाता है। किस में व्यक्त किया जाता है? यूनिट में व्यक्त किया जाता है। और आप क्या कहते हैं कि गुरुजी एक यूनिट जो है वो कितना के बराबर होता है? तो आप कहते हैं 1 kWh के बराबर होता है। तो मेरे मित्र, आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि घरों, उद्योगों इत्यादि में उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो आप कहते हैं कि गुरुजी यूनिट में किया जाता है और एक यूनिट 1 kWh के बराबर होता है, यानी कि किलोवाट घंटा के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे इस ऑप्शन में यूनिट ना दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? किलोवाट घंटा। तो सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे किलोवाट घंटा हो जाएगा। आप बताइए सही ऑप्शन क्या होगा? आप कहिएगा कि गुरुजी ऑप्शन नंबर ए में किलोवाट घंटा है। तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन ये करा जाए कि एक यूनिट में कितना जूल ऊर्जा होता है, तब आप क्या कहेंगे कि गुरुजी चूंकि एक यूनिट 1 kWh के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 kWh जो है वो 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। और ये एक यूनिट के बराबर है तो एक यूनिट में कितना जूल हो जाएगा? 3.6 × 10⁶ जूल हो जाएगा। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो किलोवाट मिनट दिया हुआ है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि किलोवाट मिनट कोई यूनिट नहीं होता है। आप कहेंगे ऑप्शन में तो किलोवाट भी दिया हुआ है। तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग किलोवाट की बात करते हैं तो इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में kW से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो किलोवाट है चला, ये शक्ति का यूनिट होता है। और ध्यान में रखना कि 1 किलोवाट कितना के बराबर होता है? 1 किलोवाट कितना के बराबर होता है? 1000 वाट के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है? 1000 वाट के बराबर होता है। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो किलोवाट सेकेंड में दिया हुआ है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि किलोवाट जब भी होगा तो उसके साथ आवर यूज़ किया जाएगा, सेकेंड या मिनट यूज़ नहीं होगा। और ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग बात करते हैं किसकी? वाट सेकेंड की। किसकी बात करते हैं? वाट सेकेंड की। और साथ ही साथ हम लोग बात करते हैं kWh किलोवाट आवर की। ये दोनों ही किसका यूनिट हो जाता है? तो आप सभी याद रखना कि ये दोनों ही एनर्जी यानी कि ऊर्जा का यूनिट हो जाता है। किसका यूनिट हो जाता है? एनर्जी यानी कि ऊर्जा का यूनिट हो जाता है। और साथ ही साथ कार्य का भी यूनिट होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक डैश को किसी डैश के हिस्से या एक यौगिक के उस डैश अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम है और उस तत्व के सभी गुणों को दिखाता है। ऑप्शन है अणु तत्व सबसे छोटा, दूसरा है अणु तत्व सबसे बड़े, तीसरा है अणु द्रव्यमान सबसे छोटे और चौथा है इलेक्ट्रॉन तत्व सबसे छोटे। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि एक डैश को किसी डैश के हिस्से या एक यौगिक के उस डैश अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम है और उस तत्व के सभी गुणों को दिखाता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हम सबों को मालूम है कि जैसे ही स्वतंत्र अस्तित्व की बात की जाएगी तो किसी भी यौगिक का जो अणु होता है, किसी भी यौगिक का जो अणु होता है, ये क्या होते हैं? तो सर स्वतंत्र अस्तित्व में होते हैं, मतलब कि ये फ्री स्टेट में होते हैं, लेकिन ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। और आप क्या कहते हैं कि गुरुजी जो अणु होता है ये 2 परमाणु के आपस में जुड़ने से बनता है। अणु जो है वो 2 परमाणु के आपस में जुड़ने से बनता है।
और परमाणु जो है वो किसका सूक्ष्मतम कण होता है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी तत्व का होता है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जब अणु दो परमाणु के आपस में जुड़ने से बनता है तो अणु में किसका अंश होगा? आप कहेंगे तत्व का अंश होगा। किसका अंश होगा? तत्व का अंश होगा। भाई मेरे आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि एक डैश को किसी डैश के हिस्से या एक यौगिक के उस डैश अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मेरे मित्र आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जो अणु होता है, जो अणु होता है उसको हम लोग किसी तत्व के हिस्से, अणु जो है वो किसका हिस्सा है? तो गुरुजी अणु परमाणु से मिलकर बनता है और परमाणु तत्व का सूक्ष्मतम कण है। तो कहीं ना कहीं अणु जो है वो क्या है? तत्व का हिस्सा है। तो आपका जो पहला लाइन है कि एक डैश को यहाँ पे क्या भराएगा? आप कहेंगे एक अणु भराएगा सर। तो एक अणु को किसी डैश के हिस्से, तो एक अणु को किसी तत्व के हिस्से, क्यों? क्योंकि अणु जो होता है वो किसका हिस्सा होता है? तो आप कहेंगे तत्व का हिस्सा होता है। तो एक अणु को किसी तत्व के हिस्से या एक यौगिक के उस डैश अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है, जबकि यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या होता है? अणु होता है। यहाँ पे जब आप ये कह रहे हो कि एक अणु को किसी तत्व के हिस्से या एक यौगिक के उस डैश अंश के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो आप क्या कहेंगे कि यौगिक के सबसे छोटे अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो क्या होता है? तो आप कहेंगे स्वतंत्र अवस्था में सक्षम होता है या स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम है और साथ ही उस तत्व के सभी गुणों को दर्शाता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जो हमारा पहला गैप है इसमें क्या भराएगा? आप कहेंगे अणु भराएगा। साथ ही जो आपका दूसरा डैश है उसमें क्या भराएगा? आप कहेंगे तत्व भराएगा। और जो आपका तीसरा गैप है इसमें क्या भराएगा? आप कहेंगे सबसे छोटा भराएगा। क्या भराएगा? सबसे छोटा भराएगा। तो आप देख लीजिए कि ये तीनों आपके किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे पहले ही ऑप्शन में है। तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इन सब टाइप के प्रश्नों को आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपके पास बेसिक कंसेप्ट होगा। और इसमें आपको कहीं से कोई शक नहीं होना चाहिए कि जो अणु हैं ये क्या होते हैं? स्वतंत्र अवस्था में होते हैं लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जबकि जो परमाणु होते हैं ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते हैं लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं। और जो अणु है वो किसका सबसे सूक्ष्मतम कण माना जाता है? तो आप कहेंगे यौगिक का, जबकि परमाणु जो है वो किसका सूक्ष्मतम कण माना जाता है? तो आप कहेंगे तत्व का। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि जो अणु है वो क्या होता है? तो गुरुजी ये परमाणु से मिलकर बना होता है, इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं ये अणु जो है ये तत्व का अंश होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथन पूरा करें। आपका स्टेटमेंट है कि एक मध्यकालिक मोनोएस्ट्रेस जंतु में होता है। ऑप्शन है 2 अंडे, दूसरा है एक दिन में 2 बार अंडोत्सर्ग, तीसरा है 1 वर्ष में 2 बार प्रजनन और आपका चौथा है 1 वर्ष में केवल 1 बार प्रजनन। क्या होगा इसका आंसर? आप कहेंगे कि गुरुजी पहले ये बताओ ये मोनोएस्ट्रेस क्या होता है? मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग बात करते हैं मोनोएस्ट्रेस जानवर की, मोनोएस्ट्रेस जानवर की, तो हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं वैसा जानवर जो एक वर्ष में केवल 1 बार प्रजनन करता है, केवल 1 बार प्रजनन करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोनोएस्ट्रेस जानवर कहते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन मेरे मित्र आप सभी यहाँ पे ये भी ध्यान में रखेंगे कभी कभी आपसे पॉलीएस्ट्रेस जानवर भी पूछा जा सकता है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब यहाँ पे मोनोएस्ट्रेस जानवर के बारे में आपने ये बताया कि ये 1 वर्ष में केवल 1 बार प्रजनन करता है और आप यहाँ पे पॉलीएस्ट्रेस की बात कर रहे हो, तो पॉलीएस्ट्रेस का मतलब क्या हुआ? बहुत या बहु। तो हम ये कह सकते हैं कि वैसा जानवर जो एक वर्ष में 1 से ज़्यादा बार प्रजनन करता है, वो क्या कहलाएगा? आप कहेंगे पॉलीएस्ट्रेस जानवर कहलाएगा। जैसे कि बकरी 1 साल में क्या करता है? तो गुरुजी 2 बार प्रजनन की प्रक्रिया को संपन्न करता है, तो बकरी किस कैटेगरी में आ जाएगा? आप कहेंगे पॉलीएस्ट्रेस के कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे भालू की,
तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये एक वर्ष में एक ही बार प्रजनन करता है, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, मोनोएस्ट्रस जानवर के कैटेगरी में आ जाएगा। तो जहाँ पे भी मोनो लगा हुआ रहेगा आप समझ जाना कि ये वैसा जानवर होगा जो एक वर्ष में केवल एक ही बार प्रजनन करता होगा। और जहाँ पे पॉलीएस्ट्रस की बात की जाएगी आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये वैसा जानवर होगा जो एक वर्ष में एक से ज़्यादा बार प्रजनन करता होगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि आइसोटॉप या समस्थानिक क्या है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग बात करते हैं आइसोटॉप्स की, किसकी बात करते हैं, आइसोटॉप्स की, तो हम लोग इसको हिंदी में समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। और आप सभी क्या कहते हैं, आप सभी कहते हैं कि गुरुजी वैसे तत्वों के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या तो समान हो किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। तो जब भी बात करी जाएगी आइसोटॉप की, समस्थानिक की, तो आप सभी क्या कहेंगे कि वैसे तत्वों के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या तो समान हो किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक की, तो H11 और साथ ही H12 और H13, इसको हम लोग प्रोटियम बोलते हैं, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। क्या देख रहे हैं कि तीनों का ही परमाणु संख्या समान है किंतु द्रव्यमान संख्या क्या है, तो गुरुजी द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। ये तीनों क्या कहलाएंगे, आप कहेंगे हाइड्रोजन का समस्थानिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन का समस्थानिक कहलाएगा। साथ ही ध्यान देंगे अगर हम लोग बात करते हैं क्लोरीन 1735 की, किसकी बात करते हैं, क्लोरीन 1735 की, और साथ ही साथ क्लोरीन 1737 की, तो ये दोनों भी क्या हैं, आप कहते हैं कि गुरुजी ये दोनों भी क्लोरीन के ही समस्थानिक हैं। साथ ही अगर हम लोग बात करते हैं कार्बन 612 और कार्बन 614 की, तो आप क्या कहते हैं कि गुरुजी ये कार्बन के समस्थानिक हैं। सब में क्या देख रहे हैं, परमाणु संख्या समान है, द्रव्यमान संख्या भिन्न है। क्वेश्चन आपसे क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि आइसोटॉप या समस्थानिक क्या है। ध्यान देंगे पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि एक तत्व के परमाणु जो समान परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या रखते हैं और इसलिए इनके भौतिक गुण समान होते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी समस्थानिक में सिर्फ परमाणु संख्या समान होता है, द्रव्यमान संख्या समान नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन तो आपका सर चला गया। आपका दूसरा ऑप्शन है कि एक तत्व के विभिन्न रूप जिनमें एक ही परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या है, आप कहेंगे ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है कि एक तत्व के परमाणु जिनमें एक ही द्रव्यमान संख्या है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न है, आप कहेंगे गुरुजी तो और बद से बदतर ऑप्शन लिख दिया है। और आपका चौथा ऑप्शन है कि एक तत्व के परमाणु जिनमें एक ही परमाणु क्रमांक लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, आप कहेंगे बिल्कुल हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक समान बातचीत में 3 × 10⁻⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर की ध्वनि तीव्रता होती है। इस तीव्रता का डेसिबल मान क्या होगा? ऑप्शन है 74.8 dB, दूसरा ऑप्शन है 48.8 dB, तीसरा ऑप्शन है 68.8 dB और आपका चौथा ऑप्शन है 64.8 dB। मेरे मित्र यहाँ पे आपको जो ध्वनि की तीव्रता है उसको किस में दिया गया है, वाट पर मीटर स्क्वायर में दिया गया है, और आपको इसको किस में चेंज करना है, डेसिबल में चेंज करना है। आप कहेंगे ये कैसे होगा? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ध्वनि की तीव्रता को जब हम लोग डेसिबल में चेंज करते हैं, किस में चेंज करते हैं, डेसिबल में चेंज करते हैं। ध्यान में रखेंगे कि ये यहाँ पे जो आई है, तो ध्वनि की तीव्रता को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप कहेंगे आई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई इन डेसिबल यानी कि ध्वनि की तीव्रता जो आपका डेसिबल में होता है उसके लिए क्या फार्मूला होता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि उसके लिए फार्मूला होता है 10 log I/I0। क्या फार्मूला होता है, 10 log I/I0। ध्यान में रखेंगे कि I0 का वैल्यू फिक्स होता है, कितना होता है, 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। कितना होता है, 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। आपने क्या कहा कि गुरुजी ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में व्यक्त करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो 10 log I/I0। ध्यान देंगे कि यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपके क्वेश्चन में ध्वनि की तीव्रता कितनी दी हुई है, तो गुरुजी क्वेश्चन में ध्वनि की तीव्रता 3 × 10⁻⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 10 log कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग आई के जगह क्या रखेंगे, आप कहेंगे 3 × 10⁻⁻6 रखेंगे, और I0 मैंने आपको बताया कि इसका वैल्यू फिक्स होता है, तो क्या यहाँ होगा, आप कहेंगे 10⁻⁻12।
ध्यान देंगे कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो माइनस है ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और आप क्या कहिएगा कि गुरुजी प्लस और माइनस माइनस होगा और 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? आप कहिएगा 6 ही बचेगा। मतलब ये हुआ, इसको हम लोग 10 log क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे 3 × 10⁻6 लिख सकते हैं। मेरे मित्र ये क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि गुरुजी 10 log AB इक्वल टू होता है 10 log A प्लस 10 log B। तो हम लोग उतना नहीं करते हैं, हम लोग सीधे क्या कहते हैं कि गुरुजी यहाँ पे जो log 3 है उसका वैल्यू कितना होगा? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी log 3 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा हमारा 0.47 के समथिंग आएगा। और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी 10⁻6 है, तो ये लगभग जो है वो 6 के आसपास होगा, यानी कि इसका वैल्यू 6 हम लोग लिखेंगे। आप कहेंगे गुरुजी जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 × और 6.47 गुना कीजिएगा तो कितना होगा? आप कहिएगा कि गुरुजी ये 64.7 के समथिंग आएगा। और आप कहेंगे कि गुरुजी 64.7 तो हमारे ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ है। मेरे मित्र आपके ऑप्शन में 64.8 डेसिबल दिया हुआ है। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी 64.7 जो है ये कहीं ना कहीं 64.8 के अप्रॉक्स में है, इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे और ये फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसके अगले शिफ्ट में भी आपको इसी फार्मूला पे आधारित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप क्या कहेंगे कि ध्वनि की तीव्रता को जब हम लोगों को डेसिबल में व्यक्त करना होता है तो उसके लिए फार्मूला होता है 10 log I/I0, जहाँ पे I0 का वैल्यू फिक्स होगा 10⁻−12 वाट पर मीटर स्क्वायर। बाकी लॉग का फार्मूला और वैल्यू आप सबों को मालूम रहता है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है यदि x का pH मान 9 है तो y का pH मान 2 है, z का pH 6 है और a का pH 13 का है, तो निम्नलिखित में से किन जोड़े में मजबूत एसिड और मजबूत बेस है? ऑप्शन है XA, दूसरा ऑप्शन है AY, तीसरा ऑप्शन है YZ और चौथा ऑप्शन है YA। क्या होगा इसका आंसर? आप कहेंगे कि गुरुजी इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो मेरे मित्र आसानी से सॉल्व करेंगे। पहले आपका जिस किसी भी पदार्थ का pH वैल्यू दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं? लिख लेते हैं। आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो x पदार्थ है उसका pH वैल्यू 9 है, साथ ही साथ जो y है उसका pH वैल्यू कितना है? तो गुरुजी y का pH वैल्यू 2 दिया हुआ है। और z का pH वैल्यू कितना है? तो गुरुजी z का pH वैल्यू 6 दिया गया है। और a का pH वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो a का pH वैल्यू 13 दिया हुआ है। आपको बताना है इसमें कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग बात करेंगे किसकी? स्ट्रॉन्ग एसिड की। किसकी बात करेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड की। तो आप क्या कहेंगे कि pH वैल्यू जितना कम होगा, pH वैल्यू जितना किससे कम होगा? तो जितना 7 से कम होगा, pH वैल्यू जितना 7 से कम होगा वो उतना ही क्या होगा? तो गुरुजी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और साथ ही अगर हम लोग बात करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस की, किसकी बात करेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस की। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी pH वैल्यू यानी कि pH मान 7 से जितना ज़्यादा होगा, 7 से जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही क्या कहलाएगा? आप कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। तो आप देख लीजिए कि 7 से सबसे कम कौन सा है आपका? तो आप कहेंगे कि गुरुजी इन चारों में 7 से सबसे कम 2 है, तो जाहिर सी बात है कि ये क्या हो जाएगा? आप कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। और 7 से pH वैल्यू सबसे ज़्यादा किसका है? तो आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे तो 13 है, तो ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े में मजबूत एसिड और मजबूत बेस है? आप क्या कहेंगे कि गुरुजी Y और साथ ही साथ जो हमारा A है इसमें क्या है? मजबूत एसिड और मजबूत बेस है। और ये आपका जो Y और A वाला जोड़ा है आपके किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे गुरुजी चौथे ऑप्शन में। तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उनकी विलुप्तता को रोकने के लिए आवश्यक है? ऑप्शन है प्रजनन, दूसरा ऑप्शन है संचरण, तीसरा ऑप्शन है श्वसन, चौथा ऑप्शन है पाचन। क्या होगा इसका आंसर?
आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उनकी विलुप्तता को रोकने के लिए कारगर होता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी प्रजातियों की संख्या अगर बढ़ रही है मतलब प्रजातियों में क्या हो रहा है, प्रजनन की प्रक्रिया हो रही है। प्रजातियों की संख्या दिन ब दिन घटते जा रही है मतलब क्या हो रहा है कि प्रजाति जो है वो प्रजनन करना बंद करती है। मतलब साफ है कि जनसंख्या में वृद्धि करना है तो वो किसकी वजह से होगा, रिप्रोडक्शन के वजह से होगा। और जनसंख्या में अगर कमी करना है तो वो किससे होगा, तो सर रिप्रोडक्शन का कम करने की वजह से होगा। मेरे मित्र अगर ऐसा हो कि रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया स्पीसीज पूरी तरह से बंद कर दें तो क्या होगा, आप कहेंगे उस प्रजाति के जो जीव होंगे वो विलुप्तता के कगार पे पहुंच जाएंगे। तो मतलब साफ है कि प्रजाति की संख्या को बनाए रखने के लिए और विलुप्तता को रोकने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, आप कहेंगे प्रजनन। तो आपसे क्वेश्चन भी तो यही पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रजाति की संख्या को बनाए रखने और उनकी विलुप्तता को रोकने के लिए आवश्यक है। आप कहिएगा कि गुरुजी रिप्रोडक्शन, और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में संचरण दिया हुआ है, तो संचरण का मतलब होता है मूवमेंट, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह चलना। आप कहेंगे ऑप्शन में श्वसन दिया हुआ है। मेरे मित्र किसी भी जीव को जिंदा रखने के लिए श्वसन जरूरी होता है, और आप कहते हैं कि श्वसन की प्रक्रिया में कि जीवों के शरीर के अंदर जो पचे हुए भोज्य पदार्थ होते हैं उससे क्या होता है, ऊर्जा का निष्कासन किया जाता है। आप कहेंगे सर ऑप्शन में पाचन भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र आप सभी जो कुछ भी भोजन करते हैं उनका पाचन कहाँ पे होता है, तो गुरुजी हमारे स्टमक में हो जाता है, यानी कि हमारे पेट में हो जाता है। तो पाचन की प्रक्रिया क्या है, आप कहेंगे कि पाचन की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोग के द्वारा जो जटिल भोज्य पदार्थ को ग्रहण किया जाता है वो पाचन की प्रक्रिया में किस में बदल जाता है, तो सरल भोज्य पदार्थ में बदल जाता है। ध्यान में रखिएगा कि जो हम लोग रोटी, चावल, दाल, सब्जी ये सब खाते हैं ये सब के सब क्या होते हैं, तो सर भोजन का जटिल रूप होता है। जैसे ही आप इसको खाते हैं तो आपका शरीर इसको पचा करके क्या करता है, तो सर इसको सिंपल फॉर्म में ले आता है, यानी कि सिंपल फॉर्म ग्लूकोज में बदल देता है। तो सरल शब्दों में कह सकते हैं कि पाचन की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जटिल भोजन को सरल भोज्य पदार्थ में तब्दील कर दिया जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि आप उस जीव को किस जगत में रखेंगे जो एक कोशिकीय, यूकैरियोटिक या सुकेंद्रिक और प्रकाश संश्लेषक है। ऑप्शन है कवक, दूसरा ऑप्शन है मोनेरा, तीसरा ऑप्शन है प्रोटिस्टा, चौथा ऑप्शन है प्लांटी। क्या होगा इसका आंसर, आप कहेंगे कि गुरुजी आपने पीछे के सेशन में बताया है कि जब हम लोग कवक की बात करते हैं इसके अंतर्गत यूकैरियोटिक परपोषित जीव आते हैं, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि यूकैरियोटिक प्रकाश संश्लेषी जीव किस जगत में रखा जाएगा। आप क्या कहिएगा कि गुरुजी पहला ऑप्शन कवक जो है ये तो हट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये यूकैरियोटिक परपोषित होते हैं। जबकि दूसरा ऑप्शन है मोनेरा, आप कहेंगे गुरुजी ये तो ऐसे ही हट जाएगा, क्योंकि मोनेरा के अंतर्गत हम लोग वैसे जीव को रखते हैं जो एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक होते हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चन में किसकी बात की जा रही है, यूकैरियोटिक की बात की जा रही है, तो मोनेरा भी आपका यहाँ से क्या होगा, चला जाएगा। तीसरा ऑप्शन है प्रोटिस्टा, आप कहेंगे कि गुरुजी प्रोटिस्टा के अंतर्गत ही एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव को रखा जाता है जिसमें से कुछ जीव ऐसे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को भी क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। तो आप बताओ सही आंसर क्या होगा, आप कहिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और मेरे मित्र जब हम लोग बात करते हैं प्लांटी की तो क्या करते हैं कि गुरुजी जितने भी बहुकोशिकीय पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं वे सभी को कहाँ पे रखा जाता है, प्लांटी के अंतर्गत रखा जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल सा। आपसे पूछा जा रहा है कि डैश के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्तियाँ मोटी होती है। मेरे मित्र मैंने आपको कई बार बताया है और इस क्वेश्चन का आंसर आप सबों से उम्मीद करूंगा। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि जी की माप की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। ऑप्शन है दाब, संवेग, वेग, त्वरण। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग बात करते हैं स्मॉल जी की, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आप कहेंगे कि गुरुजी इसी को हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और साथ ही साथ हम लोग बात करते हैं ए की, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि गुरुजी रैखिक त्वरण कहते हैं। और दोनों के लिए हम लोग यूनिट क्या लिखते हैं, आप कहते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसी को हम लोग ms⁻⁻² के रूप में लिखते हैं।
तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि जी की माप की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है, आप कहेंगे कि जी की माप की एसआई इकाई वही है जो आपका त्वरण की एसआई इकाई है, यानी कि रैखिक त्वरण की एसआई इकाई है। तो सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप में से बहुत सारे मित्रों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में दाब भी है, तो मेरे मित्र कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको कई बार बताया है कि दाब का यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं, आप कहेंगे कि गुरुजी पास्कल लिखते हैं। और 1 पास्कल कितना के बराबर होता है? तो 1 पास्कल जो है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। आप कहेंगे सर ऑप्शन में संवेग भी दिया हुआ है, तो मेरे मित्र कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। संवेग का भी यूनिट मैंने आपको कई बार बताया है। क्या होता है इसका यूनिट? तो संवेग का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड। और साथ ही आप कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन में तो वेग भी दिया हुआ है, तो भाई मेरे इसका यूनिट आप सबों को मालूम होगा, मीटर पर सेकेंड होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बड़ा ही आसान सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है? ऑप्शन है मैग्नीशियम, दूसरा ऑप्शन है पारा, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन और चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम। क्या कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन देखने से ही लग रहा है कि जो सबसे कम अभिक्रियाशील होगा वो क्या होगा? आप कहेंगे पारा, यानी कि Hg। ध्यान में रखेंगे कि पारा का ही सिंबल क्या होता है? आप कहते हैं गुरुजी Hg। और ये जो Hg पारा का सिंबल है ये कहाँ से लिया गया है? तो पारा के लैटिन नेम हाइड्रोजरियम से लिया गया है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्न में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है, आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन बी में पारा दिया हुआ है, और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि जो पारा है ये क्या है? तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये द्रव धातु है। और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु रूम तापमान पर द्रव अवस्था में होता है, यानी कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो आप कहेंगे पारा, यानी कि Hg। ध्यान में रखेंगे कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा अधातु रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में होता है, तो आप कहेंगे ब्रोमीन। क्या कहेंगे? ब्रोमीन। तो आप ये दोनों चीज़ भी ध्यान में रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि एक आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को क्या कहा जाता है? आप क्या कहेंगे कि गुरुजी आवर्त सारणी में जो 36 पंक्ति होती है इसको आवर्त बोला जाता है, जिसकी संख्या कितनी होती है? 7। और आवर्त सारणी में जो उदग्र रेखाएं होती है इसको क्या बोला जाता है? वर्ग। और इसकी टोटल संख्या कितनी होती है? 18। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत सारे मित्रों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो समूह भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब बात करी जाएगी मेंडलीफ के आवर्त सारणी की उदग्र रेखाओं की, तब आप क्या कहेंगे कि मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी है उसमें उदग्र रेखाओं को मेंडलीफ ने क्या बोला? तो आप कहेंगे समूह बोला। आप कहेंगे कि गुरुजी पैटर्न का मतलब क्या होगा? तो मेरे मित्र पैटर्न का यहाँ पे कोई सेंस नहीं है आपके इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन अगर आपके चौथे ऑप्शन में संयोजकता की बात करी जाए तो आप क्या कहेंगे कि किसी भी तत्व के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन को त्याग की जाती है या फिर ग्रहण की जाती है वही उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल सर। आपसे पूछा जा रहा है कि तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है, तत्व का नाम सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम क्या होगा? क्या कहेंगे कि गुरुजी सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कौन से तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 283 होगा। पहले ऑप्शन में क्या है? सोडियम है। आप कहेंगे कि गुरुजी दूसरे ऑप्शन में पोटेशियम है, चिला एकर एटॉमिक नंबर होता है 19, कन्फिग्रेशन 2881 हो जाएगा। आप कहेंगे ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13 होता है, कन्फिग्रेशन 283 हो जाएगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर एल्यूमिनियम भी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप कहेंगे कि गुरुजी एक ऑप्शन बच रहा है मैग्नीशियम, उसका भी कन्फिग्रेशन लिख ही दो। तो भाई मेरे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, कन्फिग्रेशन 282 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य डैश पर निर्भर नहीं करता है। आपसे अगर ये पूछा जाए कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पे निर्भर करता है, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी कार्य के लिए फॉर्मूला होता है W = Fs cos थीटा, जहाँ पे F क्या है? बल, S क्या है? विस्थापन, cos थीटा क्या है? बल और विस्थापन के बीच बना हुआ कोण। आप क्या कहिएगा
कि गुरुजी किसी वस्तु पर किया गया कार्य बल पे डिपेंड करेगा, विस्थापन पे डिपेंड करेगा और बल और विस्थापन के बीच बने हुए कोण पे डिपेंड करेगा। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य डैश पर निर्भर नहीं करता है। पहला ऑप्शन है कि वह कोण जिस पर बल विस्थापन हेतु प्रवृत्त है। आप कहेंगे गुरुजी इस पे तो डिपेंड करेगा, अभी जस्ट आपने बताया है। दूसरा ऑप्शन है प्रयुक्त बल, आप कहेंगे इस पे भी डिपेंड करेगा। तीसरा ऑप्शन है विस्थापन, आप कहेंगे इस पे भी करेगा। चौथा ऑप्शन है वस्तु का आरंभिक वेग, आप कहेंगे कि गुरुजी किया गया कार्य जो है वो वस्तु के आरंभिक वेग पे निर्भर नहीं करता है और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल सर। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से खरीफ की फसल कौन सी है? ऑप्शन है जौ, दूसरा ऑप्शन है बाजरा, तीसरा ऑप्शन है प्याज, चौथा ऑप्शन है गेहूँ। मेरे मित्र मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि जब भी बात करी जाएगी खरीफ फसल की, जब भी बात की जाएगी किसकी? खरीफ फसल की, तो आप समझ जाना कि ये आपका ग्रीष्म ऋतु में होने वाला फसल होता है, यानी कि गर्मी के दिनों में उगने वाला फसल होता है। और जब बात करी जाएगी रबी फसल की, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो है ये शीत ऋतु में यानी कि ठंड के दिनों में उगने वाला फसल होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा आप सबों से उम्मीद करूंगा। और मैंने हिंट के रूप में आपको ये बता दिया है कि खरीफ फसल ग्रीष्म ऋतु में बोया जाने वाला या उगने वाला फसल होता है, जबकि रबी फसल जो होता है वो शीत ऋतु में बोया या फिर उगने जाने वाला फसल होता है। तो सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शन है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन है प्रारंभ में कमी होगी और बाद में वृद्धि होगी, तीसरा ऑप्शन है इसमें वृद्धि होगी, चौथा ऑप्शन है इसमें कमी होगी। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग बात करते हैं किसी भी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने की, तो हम सभी क्या कहते हैं कि अगर किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जाए और उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल के अलावे और कोई बल कार्य न कर रहा हो, तो जो वस्तु का गिरना है वो क्या कहलाता है? मुक्त रूप से गिरना कहलाता है। और हम सबों को मालूम है कि अगर वस्तु मुक्त रूप से गिर रही होती है तो उसके ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप ही बताओ कि सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक वस्तु पहले 4 सेकंड में 20 मीटर चलती है, अगले 3 सेकंड में 15 मीटर और अंतिम 2 सेकंड में 10 मीटर चलती है, वस्तु की औसत चाल ज्ञात कीजिए। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जितना दूरी है सबको जोड़ करके और जितना समय है सबको जोड़ करके भाग दे दीजिए, आंसर हमारा आ जाएगा। ध्यान देंगे कि आपके क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि पहले 4 सेकंड में 20 मीटर चलती है और फिर क्या है 3 सेकंड में 15 मीटर चलती है और सर 2 सेकंड में 10 मीटर चलती है। तो आपका टोटल डिस्टेंस हो गया, टोटल टाइम कितना है? तो आप कहेंगे कि गुरुजी 4 सेकंड, 3 सेकंड और 2 सेकंड। जब आप जोड़ेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी 20 और 15 35 और 10 45 हो जाएगा और 4 3 7 2 9 और 9 5 कितना होता है? 45। यानी कि वस्तु का जो औसत चाल होगा वो कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड। देख लीजिए किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे कि गुरुजी तीसरे ऑप्शन में, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल सा। आपसे पूछा जा रहा है कि यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है तो किए गए कार्य की गणना होगी। बताइए न सॉल्व होगा? आप कहेंगे गुरुजी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फोर्स जो है वो आपका 500 न्यूटन है, साथ ही साथ जो विस्थापन है वो आपका कितना है? तो गुरुजी 15 किलोमीटर है। तो चला जी हमको क्या करना होगा? 15 किलोमीटर जो है एकरा मीटर पे चेंज करना होगा। तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी एकरा सीधे आप 15,000 मीटर लिख दीजिए, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। कार्य के लिए फॉर्मूला W=Fs। आपका बल 500 न्यूटन, विस्थापन 15,000, 15 5 75, एकरा पर सर 5 गो जीरो दे दीजिए। आप देख लीजिए 75 पे 5 गो जीरो कौन से ऑप्शन में है? आप कहिएगा कि गुरुजी 75 पे 5 गो जीरो जो है वो तीसरे ऑप्शन में है। तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि पौधे का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करता है। मेरे मित्र इस क्वेश्चन का भी आंसर आप सबों से जानने की इच्छा रखूंगा। तो सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22,
क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि अपस्रव या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति डैश है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी आपने कई बार बताया है कि जो अपस्रव ध्वनि तरंग इंफ्रासोनिक साउंड वेव होता है उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, जबकि जो प्रास्रव ध्वनि तरंग यानी कि अल्ट्रासोनिक साउंड वेव होता है उसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। तो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो अपस्रव या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति है वो क्या है। आप कहेंगे 20 हर्ट्ज से कम, तो सही आंसर क्या होगा? आप कहिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे कि जो आपका ऑडिबल साउंड वेव होता है यानी कि जो श्रव्य ध्वनि तरंगें होती है उसकी आवृत्ति कितना से कितना के बीच का होता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच का होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से डैश में पाई जाती है। मेरे मित्र ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपके इस सेट में आ गया है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि लेटेराइट मिट्टी जो है वो मुख्य रूप से कर्नाटक में पाई जाती है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि दोगुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपका ऑप्शन है गुरुत्व बल 4 के गुणन में बढ़ेगा, दूसरा ऑप्शन है गुरुत्व बल 2 के गुणन में बढ़ेगा, तीसरा ऑप्शन है गुरुत्व बल 2 के गुणन में कम होगा और चौथा ऑप्शन है गुरुत्व बल 4 के गुणन में कम होगा। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि दोगुना कर दिया जाए तो कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग ये कहें कि दो द्रव्यमान युक्त ऑब्जेक्ट M1 और M2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर स्थित है, इसके बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल होगा वो क्या होगा? आप कहेंगे F = G M1 × M2 बटा r² होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाता है यानी कि r = 2r हो जाता है, तब आपका बल क्या होगा? आप कहेंगे फॉर्मूला तो यही रहेगा, सिर्फ r² की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 2r² लिखेंगे। तो लिखिए F' मतलब क्या कि जब दोनों ही वस्तु के बीच के दूरी को दोगुना कर दिया जाता है तब जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होगा उसको हमने यहाँ पे F' से रिप्रेजेंट कर दिया। तो आप कहेंगे F' हो जाएगा G M1 × M2 बटा 2r²। और आप कहेंगे कि गुरुजी यही हो जाएगा G M1 × M2 बटा 2r का स्क्वायर करेंगे यानी कि 4r² हो जाएगा। ध्यान देंगे कि इसी चीज़ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे कि गुरुजी 1/4 × G M1 × M2 बटा r² लिख सकते हैं और इसको हम लोग F' के बराबर कह सकते हैं। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो G M1 × M2 बटा r² है ये एक्चुअली में क्या है? तो जब दोनों ही वस्तु एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखी हुई है तब का गुरुत्वाकर्षण बल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि F' क्या हो जाएगा? 1/4f हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/4f हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों वस्तु के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो क्या होगा? 4 के गुणन में कम हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा? आप कहिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र आपके इसी क्वेश्चन के साथ 13 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है और मेरे ख्याल से अब आपको इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसका जवाब 100% दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।